आंगन से बहू शोभा के झल्लाने की तेज आवाजें आ रही थीं। आम के पेड़ पर अमर बेल फैल गई थी। बस डंडे से उसी को खींच खींच कर अलग करती जा रही शोभा लगातार गुस्से से बड़बड़ाती जा रही थी। रसोई घर में सबका खाना बनाती अनुपमा जी ने एक गहरी सांस भरी। वो समझ रही थी कि ये चिढ़ अमर बेल पर नहीं बल्कि उनके लिए है। शोभा उनका गुस्सा बेल पर निकाल रही थी। उन्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसलिए बेल को फेंक कर अपने दिल की भड़ास पूरी कर रही थी। ये परजीवी भी हर जगह उगाते हैं, बेशर्मों की तरह अच्छे भले पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। हरा भरा फलदार पेड़ है, पर ये बस उसका रस चूस कर उसे सुखाकर मारकर ही दम लेंगे। शोभा के ये शब्द सुनकर अनुपमा जी की आंखों की कोर नमी से भीग गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखों में आंसू आने से रोका। बेटे के घर में माँ परजीवी होती है। अनुपमा जी के कलेजे में एक हुक उठी। और माँ अपने ही बेटे की गृहस्थी को चूस कर उसे ख़त्म कर देगी। अनुपमा जी को शोभा की छोटी सोच पर अफसोस हुआ। माँ अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाते हुए कभी भी अपने बच्चे को परजीवी नहीं कहती, लेकिन उसी बेटे के घर में अगर 2 रोटियां खा ले तो उसे परजीवी, घर को बर्बाद करने वाली कहा जा रहा है। माँ के खून और दूध से सींचा जाने वाला बेटा वंश बेल होता है और बेटे के अन्न पर सींची जाने वाली माँ अमर बेल होती है। माँ और बेटे में शायद यही फ़र्क होता है। आँख की कोर पर छलक आए आंसू को पोंछकर अनुपमा जी सबके लिए खाना बनाने लगी। रात में अपने बिस्तर पर जाकर लेटने तक का सारा समय अनुपमा जी पर भारी बीता। शोभा पूरा दिन किसी न किसी बात से अमरबेल का उदाहरण देकर उन्हें ताना मारती रही। जब शोभा दोपहर में अपने कमरे में जाकर लेटी, तब अनुपमा जी आंगन में पेड़ के पास खड़ी हो गईं। कोने में नुची हुई टूटी फूटी बेल पड़ी थी। अनुपमा जी को उससे करुणा हो आई। कहने को अमर बेल है, लेकिन परजीवी कहकर सबकी नफरत ही इसके हिस्से आती है, जैसे आजकल अनुपमा जी के हिस्से आ रही है। हफ्ते के 6 दिन तो ठीक से निकल जाते हैं, क्योंकि शोभा ऑफिस चली जाती है, सुबह जाने की तैयारी में होती है और आने पर थकी होती है तो कमरे में चली जाती है। इसलिए अनुपमा जी से सामना कम ही होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन अनुपमा जी को बहुत भारी लगते हैं। शोभा, बच्चे, उनका बेटा आदित्य सब घर पर रहते हैं। अनुपमा को शोभा के बोलने से उतना दुख नहीं होता जितना आदित्य के चुप रहने से होता है। पराये का ताना उतना नहीं चुभता जितना पेट जाए का मौन। आदित्य की भी मानो इसमें पूरी स्वीकृति है। और छुट्टी वाले दिन अनुपमा जी को लगता कि वे बेटे बहू के वांछित बगीचे में अमर बेल की तरह हैं, अनामंत्रित, अवांछित, परजीवी। 2 वर्ष पहले आदित्य के पिता की मृत्यु के बाद अनुपमा जी मेरठ के अपने घर में अकेली रह गई थीं। इकलौता बेटा बहू मुंबई में रहते थे। मेरठ में घर में तमाम काम वाली लगी हुई थी। अड़ोस पड़ोस भी बहुत अच्छा था। सब लोग एक परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। अनुपमा जी को पति की यादों के साथ वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सबके साथ हंसते बोलते, एक दूसरे के सुख दुख बांटते दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता था। और यहाँ अनुपमा जी आकर अपने पलंग पर लेट गई। यहाँ दिन पहाड़ बनकर छाती पर लदा रहता है। नई नई यहाँ आई थी तो अनुपमा जी अड़ोस पड़ोस में कभी कभार उठने बैठने चली जाती थीं। ज़्यादा पंचायत करने की तो उनकी वैसे भी आदत नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत करके मन बहल जाता था। अनुपमा जी तो मेरठ छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि घर चाहे बेटे का ही क्यों ना हो, मगर आजकल के माहौल में वो भी अपना नहीं होता। लेकिन आदित्य और शोभा तब बहुत ज़िद कर रहे थे, उन्हें साथ ले आए थे। मुंबई आने के बाद जल्दी ही उन्हें बेटे बहू की मंशा का पता चल गया। आदित्य मेरठ का उनका 2 मंजिला मकान बेचकर मुंबई में अपने नाम से बड़ा फ्लैट लेना चाहता था। सदियों पुरानी घिसी पिटी चालबाजी और स्वार्थ की कहानी अनुपमा जी के साथ भी दोहराई जा रही थी। अनुपमा जी कहने भी किससे जाती। उसके दूरदर्शी पति ने ज़माने के चलन को भांप कर ही शायद पूरा मकान अनुपमा जी के नाम कर देने की समझदारी दिखाई थी, नहीं तो शायद बेटा बहू उन्हें कब का चलता कर देते। अनुपमा जी ने मेरठ का मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। शोभा का मुंह मनमाने और अपमानित करने के ढंग से खुलने लगा और आदित्य ने चुप्पी साध ली। एक दिन शोभा ने उन पर आरोप लगा दिया कि वे अड़ोस पड़ोस में बेटे बहू की चुगली करने जाती हैं। बस तब से आहत होकर उन्होंने किसी से बात करना भी छोड़ दिया। उन्होंने काम में अपने आप को व्यस्त कर लिया। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, बेटे बहू का नाश्ता, फिर लंच, बच्चों के स्कूल से लौटते ही उनका खाना पीना और फिर रात का खाना। वे थक कर चूर हो जाती, पर उफ तक नहीं करती। अनुपमा जी यहाँ मन में सहजीवन का भाव लेकर आई थीं। सोचा था कामकाजी शोभा को उनके आने से सहारा हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और बाइयों के कामकाज पर नज़र रखने में वे शोभा की सहायता करेंगी। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा
और अनुपमा जी को भी दोनों पोतों के बचपन का आनंद और परिवार का सुख मिलेगा। लेकिन शोभा ने नौकरों को हटाकर उन्हें नौकरानी बना दिया। इस पर भी उन्हें परजीवी की संज्ञा दे दी। अब और अपमान सहना उनके बस में नहीं रहा। इससे पहले कि बेटा बहू ने किसी दिन चले जाने को कहें, वे अपना मान रखकर खुद ही जल्दी यहाँ से चली जाएंगी। सुबह ही उन्होंने दोनों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, मानो उन्हें मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। तीसरे ही दिन आदित्य उन्हें ट्रेन पर बिठा आया। उससे इतना भी नहीं बना कि उन्हें घर तक पहुंचा देता, पर अब अनुपमा जी को उससे कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। बेटे की गृहस्थी और जीवन परिपूर्ण था। उसे न भोजन की आवश्यकता थी, न वातावरण से प्राप्ति की। ट्रेन चल दी और पीछे छूटते हुए शहर के साथ अनुपमा जी ने पिछली कड़वी बातों को भी छोड़ दिया। स्टेशन पर कुली से सामान ऑटो में रखवा कर वे अपने घर पहुंच गईं। घर को देखते ही अपनेपन के एहसास ने अनुपमा को भिगो दिया। ताला कुंडी खोलने की आवाज़ आते ही आसपास से सब लोग आ गए। अनुपमा जी को देखते ही सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। कोई दौड़कर पीने का पानी ले आया, कोई चाय, तो कोई अपने घर से ही खाने की थाली परोस कर ले आया। सबकी खुशी छलक पड़ी थी। ऊपर वाले हिस्से में अनुपमा जी ने किराएदार रखे थे। वे दोनों भी अपने बेटे को लेकर आ गए। जब अनुपमा जी मुंबई गई थी तब उनका बेटा बिट्टू 6 माह का था। अब वो 2.5 साल का हो गया है। आते ही उसकी माँ ने बताया कि ये दादी हैं। बस बिट्टू ताती ताती करके उनकी गोद में चढ़ गया। रात बिट्टू की माँ ने ही उनके बिस्तर पर धुली हुई चादर लगा दी, तकिए का गिलाफ बदल दिया, ओढ़ने की धुली चादर रख दी। अनुपमा जी की आंखें भीग आईं। वहाँ वो हफ्तों शोभा को कहती रहती कि चादर और तकिए के गिलाफ बदल दे, लेकिन वे बदले नहीं जाते थे। बिट्टू रात में कहानी सुनते हुए उनके पास ही सो गया। उसे छाती से चिपटा कर अनुपमा जी को लगा जैसे वो बरसों बाद चैन की नींद सोई हैं। सुबह उठने की आहट लगते ही बिट्टू की माँ चाय ले आई। इससे पहले कि वो गैस सिलेंडर की चिंता करती, एक पड़ोसी पहले ही अपना भरा हुआ सिलेंडर रखकर गैस चूल्हा शुरू कर गए। शाम होने तक तो उनका रसोई घर और फ्रिज सारे ज़रूरी सामान से भर चुका था। घर में ऐसी रौनक हो गई कि लगा ही नहीं कि वे यहाँ से कभी गई भी थीं। दूसरे दिन उनकी पुरानी महरी काम पर वापस आ गई। अनुपमा को वापस आया देख महरी इतनी खुश हुई जैसे उसकी माँ आ गई हो। जीवन सुचारू रूप से सबके साथ हंसते बोलते चलने लगा। नन्हा बिट्टू दिन भर दादी दादी करता उनके पीछे घूमता रहता। उसकी माँ और पिता भी बेटे बहू जैसा आदर देते अनुपमा को। बिट्टू की माँ तो उनके आने से बहुत खुश थी, क्योंकि बिट्टू की देखभाल अब परिपक्व व अनुभवी हाथों में हो रही थी। एक दिन दोपहर में महरी अपनी बेटी को लेकर आई और बोली, माँ जी, ये मेरी बेटी है। मैं और इसके पिता काम पर चले जाते हैं तो ये अपने बड़े भाई के साथ घर पर रहती थी, लेकिन अब इसका भाई भी काम पर जाने लगा है। इसे मैं घर पर नहीं छोड़ सकती। लड़की जात है, डर लगा रहता है। अगर मैं इसे दिन भर के लिए आपके पास छोड़ सकूं तो निश्चिंत होकर काम कर सकूंगी। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। माँ जी, मेरी बेटी आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहेगी। महरी ने हाथ जोड़कर विनती की। अनुपमा को भला क्या ऐतराज़ होता। सीधी सादी सी 16-17 साल की लाजो अगले ही दिन से अनुपमा के पास आने लगी। मना करने पर भी वो घर के 4 काम खुशी से कर देती। चाय बनाना, कपड़े सुखाना, उन्हें तय करके रखना, रसोई घर की साफ़ सफाई करना। अनुपमा उसे पौराणिक कहानियाँ सुनाती तो वो बड़ी दिलचस्पी और खुशी से सुनती। धीरे धीरे और भी ऐसी लड़कियाँ अनुपमा के पास आ गईं। अनुपमा उन्हें कढ़ाई बुनाई सिलाई सिखाती। दिन भर घर उनकी चहचहाहट से गूंजता रहता। बिट्टू भी इतनी सारी दीदियों को पाकर प्रसन्न था। अनुपमा का परिवार अब काफ़ी बड़ा हो गया था। लड़कियों के चहकते और उनके माता पिता के संतुष्ट व निश्चिंत चेहरे देखकर अनुपमा जी की आत्मा को अपार संतोष मिलता। आजकल के ज़माने में लड़की की सुरक्षा से बढ़कर और क्या तसल्ली होगी, और अनुपमा जी वही पुण्य का काम कर रही थी। अपने भरे पूरे सुखी परिवार को देखकर उन्होंने संतोष भरी गहरी सांस ली। जिसे आपकी ज़रूरत ना हो उसके लिए कितना भी करो, कितने भी अच्छे ढंग से रहो, पर आप रहोगे सबकी नज़र में परजीवी ही। लेकिन किसी का सहारा बनना जीवन को एक अलग ही सार्थकता, एक उद्देश्य, एक दिव्य संतोष प्रदान करता है। मनोरमा जी का जीवन अब सही मायने में सहजीवन के भाव से परिपूर्ण था।